दोस्तों, स्वागत करता हूँ जहाँ सिर्फ कहानियाँ ही नहीं, जज्बात भी। तो आइए नई कहानी शुरू करते हैं, जो है शर्लक होम्स की द एडवेंचर ऑफ द ग्रीक इंटरप्रेटर। इसका हिंदी वर्जन यूनानी अनुवादक या यूनानी ट्रांसलेटर। कहानी को सुनने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कीजिए। और अगर कहानी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। शर्लक होम्स की और भी कहानियां सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट की लिंक को ज़रूर चेक करें। तो आइए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। शर्लक होम्स के साथ अपने मजबूत दोस्ती के दौरान मैंने उन्हें कभी अपने रिश्तेदारों, यहाँ तक कि बचपन के दोस्तों के बारे में भी बात करते नहीं सुना। उनकी ये आदत धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई और इसका असर कई मौक़ों पर मुझ पर भी पड़ा और मैंने उन्हें एक अजीब प्राणी मानना शुरू कर दिया। वो जितने होशियार थे, उनके अंदर इस इंसानियत की उतनी ही कमी थी। अगर उन्हें संग दिल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। औरतों के लिए उनकी नफरत और नए दोस्त बनाने के लिए उनकी बेदिली, दोनों उनकी बेरुखी की खास निशानियां थीं। ऐसा नहीं था कि उनकी ये बेरुखी सिर्फ नए और अनजान लोगों के लिए ही थी, बल्कि ये जिन्हें जानते भी थे, उनके साथ भी उनका यही बर्ताव होता था। एक बार तो ऐसी नौबत आ गई थी कि मैंने उन्हें ऐसा अनाथ मानना शुरू कर दिया था जिसका कोई रिश्तेदार इस दुनिया में नहीं है। लेकिन तभी एक दिन मुझे हैरान करते हुए उन्होंने अपने भाई के बारे में बात करनी शुरू कर दी। गर्मी के मौसम में एक दिन शाम को हम चाय पीने के बाद कुछ गुफ्तगू करने बैठे। उन्होंने मेरे साथ बातें तो बहुत की, लेकिन उनकी इस बात का कोई सिलसिला नहीं था। कभी वो गोल्फ क्लब की बात करते थे, तो कभी सूरज के तिरछा होकर चलने की बात करने लगते और आखिरकार उनकी बातें खानदानी गुणों पर आकर खत्म हो गईं। हमारी बातचीत का मुद्दा ये था कि किसी आदमी में कोई खास बात किस हद तक खानदानी निशानी की वजह से निखरती है और वो कितना अपनी शुरुआती एजुकेशन से हासिल करता है। मैंने कहा, आप अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए। आपने अब तक मुझे जो कुछ भी बताया, उससे तो यही मालूम होता है कि आपकी रीजनिंग पावर और अंदाज़ा लगाने की खास कला जैसी अनेक खासियतें आपकी अपनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग की बदौलत हैं। उन्होंने सोचते हुए जवाब दिया, एक हद तक आपकी बात सही है। मेरे खानदानी लोग देशी जमींदार थे और अपनी जिंदगी वो अपने हैसियत के हिसाब से बिताते थे। कमोबेश मेरी जिंदगी भी उसी ढर्रे पर चल रही है और इसकी वजह शायद मेरी दादी हैं। वो फ्रांसीसी कलाकार वर्नेट की बहन थी। खून में शामिल कला कई बार अनोखा आकार ले सकती है। लेकिन आप ये कैसे जानते हैं कि ये खानदानी है? क्योंकि मेरे बड़े भाई माइक्रॉफ्ट मुझसे ज्यादा काबिल हैं। वाकई ये मेरे लिए न्यूज़ का मुद्दा है। अगर आप जैसा काबिल कोई दूसरा आदमी भी इंग्लैंड में है, तो ये कैसे हो सकता है कि उसे ना तो पुलिस जानती है और ना ही जनता? मैंने उनसे कहा, ये तो मेरे दोस्त का बड़प्पन है कि वो अपने भाई को खुद से ज़्यादा काबिल मानते हैं। मेरी बात सुनकर होम्स हंस पड़े। उन्होंने कहा, माय डियर वॉटसन, मैं उन लोगों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ जो अपनी मर्जी को कैरेक्टर के ऊपर समझते हैं। किसी तर्कशास्त्री को चीज़ों को उसी तरह देखना चाहिए जैसे वो हैं, और किसी की खासियत को कमतर आंकना सच्चाई से दूर भागने जैसा है। ठीक उसी तरह जैसे किसी की ताकत का ज़रूरत से ज़्यादा बखान करना। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट की मैनेजमेंट स्किल मुझसे ज़्यादा है, तो ये तो मैं मान लेना चाहिए कि मैं बिल्कुल सही और सच्ची बात कर रहा हूँ। क्या वो आपसे छोटे हैं? नहीं, मुझसे 7 साल बड़े। अगर ऐसा है तो वो अनजान क्यों हैं? अरे, वो अपनी फील्ड में बहुत मशहूर हैं। तो फिर किस फील्ड में हैं? डायोजीन्स क्लब में। मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कभी नहीं सुना था और मेरा चेहरा खुद इसकी गवाही दे रहा था, क्योंकि होम्स ने जेब से अपनी घड़ी निकाल ली थी। डायोजीन्स क्लब लंदन का सबसे अजीब क्लब है और माइक्रॉफ्ट उसके सबसे ज़्यादा अजीब आदमी। वो हमेशा वहाँ पौने 5 बजे से पौने 8 बजे तक रहते हैं। अभी 6 बजे हैं, इसलिए अगर तुम्हारी सैर करने की मर्जी हो तो मुझे दो जानकारियों से तुम्हारा तारुफ कराने में खुशी होगी। 5 मिनट बाद हम गली में पहुंचकर रीजेंट सर्कस की तरफ चल पड़े। मेरे दोस्त ने कहा, वॉटसन, तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मेरे बड़े भाई अपनी ताकत का इस्तेमाल जासूसी काम में क्यों नहीं करते, क्योंकि वो ऐसा करने में नाकामयाब हैं। लेकिन मैंने तो सोचा कि आपने कहा था। मैंने कहा था कि वो समझने और अंदाज़ा लगाने में मुझसे बेहतर हैं।
अगर जासूसी की कला कुर्सी पर बैठे बैठे केवल तर्क करने से शुरू और खत्म होती तो मेरे बड़े भाई अब तक के सबसे महान क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर होते। लेकिन उनकी ना तो कोई ख्वाहिश है और ना ही ताकत। वो तो अपने निजी कामों को भी परखने के लिए कभी बाहर नहीं निकलेंगे। बेशक वो गलत साबित हो जाएं, लेकिन खुद को सही साबित करने के लिए कोई तकलीफ उठाने को तैयार नहीं होंगे। मैं कई बार उनके पास प्रॉब्लम्स लेकर गया हूँ और उन्होंने मुझे जो रास्ता दिखाया है वो आगे चलकर बिल्कुल सही साबित हुआ। इसके बावजूद वो प्रैक्टिकल पॉइंट्स को खोज पाने में पूरी तरह नाकामयाब रहे, जबकि क्रिमिनल मामले को किसी कोर्ट में पेश करने से पहले केस को मजबूती देने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये उनका प्रोफेशन नहीं है? किसी भी हाल में नहीं। जो चीज़ मेरे लिए ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया है, वो उनके लिए किसी कला प्रेमी का केवल शौक है। उन्हें नंबरों की ज़बरदस्त जानकारी है और वे कुछ सरकारी दफ्तरों में ऑडिट का काम करते हैं। माइक्रॉफ्ट पॉल मॉल में रहते हैं और हर सुबह अपने घर से व्हाइट हॉल के कोने तक जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। वो पूरे साल कोई दूसरा काम नहीं करते और डाइजीन्स क्लब, जो कि ठीक उनके घर के सामने है, उसके अलावा किसी दूसरी जगह दिखाई भी नहीं पड़ते। मैं तो उनका नाम भी याद नहीं रख सकता। ठीक ही है। तुम तो जानते हो कि लंदन में कई लोग ऐसे हैं जिनमें से कुछ अपने शर्मीले नेचर की वजह से और कुछ अपनेपन की कमी के वजह से अपने ही साथियों से मिलने के शौकीन नहीं होते। फिर भी वो आरामदायक कुर्सियों और इंटरेस्टिंग लेटर और मैगजीन के लिए कम इंटरेस्टेड नहीं हैं। ऐसे ही लोगों के आराम के लिए डायोजीन्स क्लब की शुरुआत हुई थी और इसीलिए ये क्लब आज शहर के सबसे अजीब और अकेले लोगों से भर गया है। किसी भी मेंबर को अनजान कमरे के अलावा कहीं किसी दूसरे आदमी की तरफ देखने और बातचीत करने की इजाज़त किसी भी कीमत पर नहीं है। अगर ये तीनों क्रिमिनल ज्यूरी के सामने लाए जाते हैं तो बातूनी आदमी को अपनी मेंबरशिप से हाथ धोना पड़ता है, यानी उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। मेरे भाई इस क्लब के को फाउंडर्स में से एक थे और मुझे खुद भी यहाँ का माहौल बहुत खुशनुमा लगता है। हम दोनों बात करते करते पॉल मॉल तक पहुंचकर उसके आगे सेंट जेम्स एंड की तरफ बढ़ रहे थे कि शर्लक होम्स अचानक कॉल्टन से थोड़ा पहले एक दरवाजे पर रुक गए और मुंह पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया और हॉल में दाखिल हो गए। शीशे की दीवारों के पार मैंने एक बहुत बड़ा और शानदार कमरा देखा जिसमें बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए अखबार और मैगजीन पढ़ रहे थे। होम्स मुझे एक छोटे कैबिन में बैठाकर कहीं गए और 1 मिनट बाद किसी आदमी के साथ वापस लौट आए। मैं तुरंत समझ गया कि साथ आने वाले सज्जन होम्स के बड़े भाई थे। माइक्रॉफ्ट होम्स शर्लक होम्स के मुकाबले थोड़ा लंबे और तगड़े थे। उनका शरीर पूरी तरह तंदुरुस्त था, लेकिन उनका चेहरा अपने भाई जैसा ही लंबा था। उनकी आंखें खास तौर से स्लेटी और चमकीली थीं और वैसी ही दिखाई पड़ती थीं जैसे कि शर्लक होम्स की आंखें उनके गहरे ख्याल की पोजीशन में होती हैं। उन्होंने मुझसे अपना लंबा मोटा हाथ मिलाते हुए कहा, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई जनाब। जब से आप शर्लक के पब्लिशर बने हैं तब से आपकी तारीफ हर जगह सुनने को मिलती है। वैसे शर्लक, मैं तो मैनर हाउस केस के सिलसिले में तुमसे मिलने की उम्मीद पिछले हफ्ते ही कर रहा था। मैंने सोचा था कि शायद तुम तब तक उस मामले को हल नहीं कर पाओगे। मेरे दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैंने उसे तभी हल कर लिया था। असल में वो एडम्स ही था ना? जी हाँ, वो एडम्स ही था। मैं पहले ही दिन से उसके बारे में जानता था। दोनों भाई क्लब की खिड़की पर झुककर बैठ गए। माइक्रॉफ्ट ने कहा, इंसानियत के बारे में समझने के हर ख्वाहिशमंद इंसान के लिए ये जगह सबसे अच्छी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारी तरफ आ रहे इन दोनों लोगों को देखो, बिलियर्ड वाला और दूसरा। जाहिर है, पर दूसरे के बारे में तुम्हारी राय क्या है? दो लोग खिड़की के सामने आकर खड़े हो गए। एक आदमी की जैकेट की जेब पर खड़िया का निशान था, जिसे देखकर उसे बिलियर्ड वाला माना जा सकता था। दूसरा आदमी बहुत छोटा और काला था, जिसकी हेड पीछे की तरफ झुकी हुई थी और उसके हाथ के नीचे कई पैकेट थे। शर्लक ने कहा, पुराने सैनिक लगते हैं। उसके भाई ने कमेंट किया, अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं। मैं समझता हूँ तुम्हारी पोस्टिंग भारत में थी। एक नॉन कमीशन रैंक के ऑफिसर थे। शर्लक ने कहा, मेरा अंदाजा है कि शाही तोप खाने में थे और एक विधुर। लेकिन मेरा तो एक बच्चा भी है।
बच्चे, बोलो मेरे बेटे, बच्चे, मैंने हंसते हुए कहा। आइए, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। ज़रूर, होम्स ने जवाब दिया। ऐसी अट्रैक्टिव ड्रेस, ओहदे की ठसक और धूप में झुलसी स्किन को देखकर ये कहना कठिन नहीं है कि तुम एक सैनिक हो और तुम्हें भारत से लौटे अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। माइक्रॉफ्ट ने अपना नज़रिया जाहिर करते हुए कहा, इसके सैनिक जूतों को देखकर लगता है कि इसे नौकरी छोड़े हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। ये घुड़सवार दल में नहीं था, फिर भी इसने अपनी टोपी तिरछी पहनी हुई है। इसका इशारा इसकी भौं के नीचे की गोरी स्किन को देखकर मिलता है। इसका वजन किसी खाई खोदने वाले से ज्यादा है। ये तोपखाने में है। तब तो इसका दुखी चेहरा देखकर लगता है कि इसने अपने किसी चाहने वाले को खो दिया है। फैक्ट के तौर पर इसे खुद खरीदारी करते देखकर लगता है कि मानो वो इसकी पत्नी हो। आप खुद इस बात को मानेंगे कि वो अपने बच्चों के लिए चीजें खरीद रहा है। उस झुंझुने को देखकर महसूस होता है कि एक बच्चा तो बहुत ही छोटा है। उसकी पत्नी शायद डिलीवरी के बाद ही मर गई होगी। उसकी बगल में कॉमिक्स देखकर लगता है कि कोई दूसरा बच्चा भी है जिसकी इसे फिक्र है। मैं ये समझने की कोशिश करने लगा कि मेरे दोस्त के ये कहने का मतलब क्या है कि उनके भाई के पास उनसे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन स्किल है। मेरा दोस्त मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुरा दिया। माइक्रॉफ्ट ने अपनी नस्वार की डिबिया से एक चुटकी नस्वार निकालकर सूंघा और अपने रेशमी लाल रुमाल से कोट पर गिरे नस्वार के कड़ों को साफ किया। उन्होंने कहा, शेरलॉक, मेरे पास तुम्हारी एक पसंदीदा परेशानी हल करने के लिए आई है। मेरे पास सचमुच उसका हल करने की ताकत नहीं है। अगर मैं उसे अपने हाथ में ले भी लूं, तो मुझे उसके अधूरे रह जाने का डर है। लेकिन मुझे उसने एक खुशगवार अंदाज़ा लगाने का मौका दिया है। क्या तुम उस परेशानी के फैक्ट्स के बारे में सुनोगे? माय डियर माइक्रॉफ्ट, मुझे उसे सुनकर बहुत खुशी होगी। उनके भाई ने अपनी पॉकेट डायरी के एक पन्ने पर कुछ लिखा और वेटर को बुलाकर उसे थमा दिया। उन्होंने कहा, मैंने मिस्टर मेलिस से फ़ौरन आने की रिक्वेस्ट की है। वो मेरे घर की ऊपरी मंजिल पर रहते हैं। उनके साथ मेरी थोड़ी दोस्ती हो गई है, इसलिए उनके सामने जब कोई परेशानी आती है तो वो मेरे पास चले आते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मिस मिलस यूनानी मूल के हैं और वो जाने माने लिंग्विस्ट हैं। वो अपना आधा खर्च अदालतों में ट्रांसलेटर के तौर पर काम करके निकालते हैं और बाकी खर्च नॉर्थम्बरलैंड एवेन्यू के होटल में आने वाले पूर्वी अमीरों के गाइड बनकर पूरा करते हैं। मैं सोचता हूँ कि उन्हें तुम्हारे पास छोड़ दूँ ताकि वो अपने ख़ास एक्सपीरियंस को अपने तरीके से तुम्हें बता सकें। कुछ मिनट बाद हमारे पास एक नाटा, तगड़ा, जैतूनी चेहरे और डामर से भी काले बालों वाला आदमी आया, जो देखने में दक्षिणी मूल का लग रहा था, पर उसकी बोली एक पढ़े लिखे अंग्रेज जैसी थी। आने वाले ने आते ही बड़ी गर्मजोशी से शर्लॉक होम्स से हाथ मिलाया और जब उसे ये पता चला कि एक्सपर्ट उनकी कहानी सुनने के लिए बेताब हैं, तो उसकी काली आंखें खुशी से चमक उठीं। मुझे नहीं लगता कि पुलिस मेरी कहानी पर भरोसा करेगी, कतई नहीं करेगी, उसने परेशान होकर बताया। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने इसके बारे में पहले कभी भी नहीं सुना। वो सोचते हैं कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरे मन को तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं ये न जान लूं कि चेहरे पर प्लास्टर चिपके हुए उस गरीब का क्या हुआ। शर्लक होम्स ने ध्यान से सुना। शर्लक होम्स ने कहा, प्लीज अपनी बात जारी रखें, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। मिस्टर मेलस ने कहा, आज मंगलवार की शाम है। केवल 2 दिन पहले यानी सोमवार की रात को ये सारी घटना हुई। मेरे पड़ोसी ने शायद आपको बताया होगा कि मैं एक ट्रांसलेटर हूँ। मैं लगभग सभी भाषाओं को ट्रांसलेट कर लेता हूँ, लेकिन चूंकि मैं जन्म से यूनानी हूँ, इसलिए मेरा नाम भी यूनानी है और इसलिए मैं ख़ास तौर से अपनी भाषा से जुड़ा हुआ हूँ। कई सालों से मैं लंदन में यूनानी ट्रांसलेटर के तौर पर काम कर रहा हूँ और मेरा नाम यहाँ के होटलों में बहुत मशहूर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ख़ास मौक़ों में ही मुझे विदेशियों की कठिनाई दूर करने के लिए भेजा जाता है या देर से लंदन आने वाले मुसाफिरों को मेरी मदद की ज़रूरत पड़ती है। यही वजह है कि सोमवार की रात जब मिस्टर लेटिमर नाम के एक फैशन परस्त नौजवान ने मेरे कमरे में आकर अपने साथ चलने की रिक्वेस्ट की, तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। उसने बताया कि कोई यूनानी दोस्त बिजनेस के सिलसिले में लंदन आया हुआ है और वो अपनी भाषा के अलावा किसी दूसरी भाषा में एक भी लफ्ज़ नहीं बोल पाता, इसलिए उसे मेरी मदद की ज़रूरत है। तो मुझे लगा
उसके लिए ट्रांसलेटर की सेवाएं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसने मुझे बताया कि उसका घर यहाँ से कुछ दूर कैसिंगटन में है, इसलिए मेरे नीचे आते ही वो मुझे फुर्ती से अपनी कैब में बिठाकर चल पड़ा। दोस्तों, कहानी अब भी जारी है। इसका अगला भाग सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करते चलें ताकि आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।